Hello friends, today we are going to discuss some previous year questions of CSIR NET Life Sciences and these questions are important in molecular biology part. So let's start. तो पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द आरएनए प्राइमर इज डिग्रेडेड बाय द 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ RNase H1, FEN1, topoisomerase 2B एंड DNA पॉलीमरेज गामा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि RNA प्राइमर का रिमूवल कैसे होता है। सबसे पहले RNA प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम लगता है, वो है RNase H। RNase H जो है वो RNA प्राइमर को रिकॉग्नाइज करके उसको रिमूव करता है, लेकिन स्पेसिफिकली उसी RNA को रिमूव कर पाता है जो DNA के साथ बेस पेयर्ड है। और RNase H में जो H है, H का मतलब होता है हाइब्रिड। जो DNA और RNA के बीच में डुप्लेक्स फॉर्म हुआ है, वो DNA RNA हाइब्रिड से RNase H RNA प्राइमर को हटा पाता है। RNase H सिर्फ उसी RNA प्राइमर को हटाता है जो DNA और RNA हाइब्रिड में है, और सिर्फ वो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो DNA के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है उसको हटा नहीं पाता, क्योंकि जो RNase H है वो सिर्फ दो राइबोन्यूक्लियोटाइड का बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को क्लीव कर पाता है। और जो फाइनल राइबोन्यूक्लियोटाइड है एकदम आखिर में, तो वो 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है, वो उसको डिग्रेड करता है। और 5' एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के पास एक प्रॉपर्टी होता है जो RNA या फिर DNA उसको 5' एंड से क्लीव कर सकता है। तो यहाँ पे जो 5' एक्सोन्यूक्लियेज है वो है FEN1। FEN1 का मतलब है फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज 1। फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज 1 के पास 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होता है, और ये लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ द RNA प्राइमर को काटता है या फिर क्लीव करता है। अब उसके बाद DNA पॉलीमरेज आता है। नेक्स्ट स्टेप में DNA पॉलीमरेज प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे जो गैप फॉर्मेशन हुआ था उस गैप को फिलअप कर देता है नया DNA सिंथेसाइज करके। अब नेक्स्ट स्टेप में जो निक बचा रह गया उस निक को DNA लाइगेज सील कर देता है। तो ये था RNA प्राइमर रिमूवल का मेथड। जो न्यूली सिंथेसाइज DNA में RNA प्राइमर रह जाता है, उस RNA प्राइमर को हटाने के लिए जो एंजाइम काम करते हैं वो ये सारे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो RNA प्राइमर को हटाता है और उसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों के पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, पर जो RNase H1 है वो RNA प्राइमर को कम्प्लीटली हटा नहीं पाता। कम्प्लीटली हटाने के लिए FEN1 बाद में आके वहाँ काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा FEN1 सेकंड ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन है टोपोआइसोमेरेज 2 बीटा या फिर 2B, वो टोपोआइसोमेरेज 2B एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो DNA हेलिक्स में जो सुपर कोयलिंग या फिर टेंगल्ड DNA फॉर्म होता है उसको रिलीज़ करने के लिए या उसका सुपर कोयलिंग को रिजॉल्व करने के लिए टोपोआइसोमेरेज 2B उसका दोनों स्ट्रैंड को काट देता है और फिर सुपर कोयलिंग से उसको आज़ाद करता है। दे यूज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। और टोपोआइसोमेरेज 2 बीटा ये एक टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज है, तो ये ATP हाइड्रोलिसिस को यूज़ करता है। और ये DNA का जो लिंकिंग नंबर होता है एक सर्कुलर DNA का, उस लिंकिंग नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव 2 के वैल्यू से चेंज कर सकता है। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है DNA पॉलीमरेज गामा। DNA पॉलीमरेज गामा एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA रेप्लिकेशन और DNA रिपेयर में काम करता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Next question is, which one of the following statements about eukaryotic translation is not true? In eukaryotic translations, first option, ribosome binding site on mRNA is called Kozak consensus sequences. Second option, initiator tRNA is tRNA IF-MET. Third option is initiator amino acid is methionine. And fourth option, translocation factor is EEF2. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है एमआरएनए के ऊपर, उसको कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस कहते हैं। ये भी सही है, क्योंकि ये एक यूकेरियोटिक एमआरएनए का फीचर है, और यूकेरियोटिक एमआरएनए में एक कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस रहता है और जो ट्रांसलेशन को स्टिमुलेट करता है। तो कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस का जो कॉन्फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम गुआनिन ऑब्लिक एडिनिन, उसके बाद 2 नाइट्रोजनस बेस कोई भी, उसके बाद एडिनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड अगेन गुआनिन। तो इसमें एक स्टार्ट कोडोन रहता है और स्टार्ट कोडोन के अपस्ट्रीम में 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस रहता है। एक गुआनिन ऑब्लिक एडिनिन कोई भी रह सकता है और 2 ऐसे कोई भी सिनोनिमस बेसेस रह सकता है। और जो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में है, मतलब जो डाउनस्ट्रीम में है, स्टार्ट कोडोन AUG के डाउनस्ट्रीम में एक गुआनिन रहता है। तो ये एक 7 बेसेस का एक सीक्वेंस है, कोजैक कॉन्सेंसस सीक्वेंस, जो इनिशिएटर tRNA से इंटरेक्ट करता है और वो ट्रांसलेशन का एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सेकेंड ऑप्शन है इनिशिएटर tRNA इज tRNA IF-MET। तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में जो इनिशिएटर tRNA होता है उसमें मिथायोनाइन tRNA रहता है। जो मिथायोनाइन रहता है वो फॉर्माइलेटेड नहीं रहता यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में या फिर माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट में, जो इनिशिएटर tRNA यूज़ होता है वो होता है ये tRNA IF-MET, मतलब उसमें जो मिथायोनिन ग्रुप लगा रहता है tRNA के साथ वो फॉर्माइलेटेड होता है, और वो फॉर्माइलेटेड होके N फॉर्माइल मिथायोलाइल tRNA फॉर्म करता है। तो ये वाला ऑप्शन नॉट ट्रू होगा। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इनिशिएटर एमिनो एसिड इज मिथायोनिन। तो यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में जो इनिशिएटर एमिनो एसिड होता है वो मिथायोनिन होता है, ये भी सही है। ट्रांसलोकेशन फैक्टर इज EEF2। तो यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलोकेशन फैक्टर होता है वो EEF2 होता है। EEF2 के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो EEF2 है वो यूकेरियोटिक काउंटर पार्ट ऑफ EFG है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स में इलोंगेशन फैक्टर G का काम है, यूकेरियोट्स में वही काम करता है EEF2। EEF2 एक ट्रांसलोकेज के सिमिलर फंक्शन करता है, जो कि GTP हाइड्रोलिसिस के ऊपर डिपेंड होता है, और EEF2 फ्यूजिडिक एसिड से इनहिबिटेड हो जाता है और ये राइबोसोम ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-bromouracil is a base analog that can cause mutation when incorporated into DNA. Which of the following is the most likely change that 5-bromouracil induces? तो पहले हम जान लेते हैं कि 5-bromouracil क्या है। 5-bromouracil एक बेस एनालॉग है थायमिन का। बेस एनालॉग मतलब जो थायमिन है उसका स्ट्रक्चर और 5-bromouracil का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है। तो जब DNA का सिंथेसिस होता है या फिर DNA रेप्लिकेशन होता है, उस टाइम ओकेशनली थायमिन के जगह 5-bromouracil इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और 5-bromouracil इनकॉर्पोरेट जब उस DNA का फिर से रेप्लिकेशन होता है तो 5-bromouracil गुआनिन के साथ बेस पेयरिंग कर लेता है। अब गुआनिन के साथ बेस पेयरिंग कर लिया
अब फिर से उस डीएनए स्ट्रैंड का जब रेप्लिकेशन होगा तो जो फाइब्रोमो यूरासिल के ऑपोजिट में गुआनिन था वो गुआनिन साइटोसिन से पेयर करेगा और वो धीरे धीरे फिर गुआनिन साइटोसिन में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन में थायमिन टू एडेनिन था वो बाद में जाके साइटोसिन टू गुआनिन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक ट्रांजिशन म्यूटेशन है क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो ये एक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है जो जिसको हम ट्रांजिशन म्यूटेशन बोलेंगे। ट्रांजिशन म्यूटेशन का ऑपोजिट और एक पॉइंट म्यूटेशन होता है जो है ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन में क्या होता है कि जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन से या फिर जो पिरिमिडिन है वो एक प्यूरिन से सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, थायमिन एडेनिन टू साइटोसिन गुआनिन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एल्कालाई whereas RNA is readily hydrolyzed. This is due to the double helical structure of DNA, the presence of uridine in RNA due to features observed in RNA such as stem loop structures, and fourth option is the presence of 2' OH group in RNA. तो DNA जो है वो एल्कली के कंडीशन में हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन जो आरएनए है वो बहुत इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा ऑप्शन 4, द प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप इन आरएनए। अब आरएनए कैसे डिग्रेड हो जाता है वो हम देख लेते हैं इस स्लाइड में। आप लेफ्ट साइड का जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन आरएनए में राइबोज शुगर के पास जो 2' OH ग्रुप होता है उस 2' OH ग्रुप को इजीली अटैक कर सकता है। अब इजीली अटैक करके फिर उससे आरएनए का जो कॉन्फॉर्मेशन है, मतलब राइबोज शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है वो टूट जाता है और टूट के फिर आरएनए डिग्रेड हो जाता है। और इन केस ऑफ डीएनए के पास कोई 2' जो पोजीशन है 2' पोजीशन में OH ग्रुप लैकिंग होता है, उसमें OH ग्रुप नहीं रहता। तो इस वजह से जो एल्कली कंडीशन होता है, एल्कली कंडीशन में डीएनए को अटैक नहीं कर पाता, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड नहीं होता इजीली। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूरोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट द antibiotic. It enters the E site of the ribosome where it prevents the release of deacetylated tRNA after the action of peptidyl transferase. B statement में कहा गया है it blocks the translocation process by binding to the translocation factor EFG. C नंबर स्टेटमेंट है प्यूरोमाइसिन resembles the initiator tRNA IF-MET and binds exclusively to the P site. D statement है it resembles the amino acid tRNA and binds to the A site of the ribosome. Statement E है प्यूरोमाइसिन inhibits only prokaryotic protein synthesis. And statement F प्यूरोमाइसिन inhibits both prokaryotic and eukaryotic protein synthesis. Which of the above statement is are true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहले जान लेते हैं कि जो प्यूरोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे इनहिबिट करता है आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि जो प्यूरोमाइसिन है वो राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें लार्जर सब यूनिट के ए साइट रीजन में प्यूरोमाइसिन बाइंड करता है और एक बार जब बाइंड हो गया तो वो एमिनो एसाइल टीआरएनए को प्यूरोमाइसिन सब्स्टिट्यूट कर देता है और प्यूरोमाइसिन पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब प्यूरोमाइसिन इन कंपैरिजन टू टीआरएनए इसका शेप और स्ट्रक्चर छोटा है, तो ये
ए साइट में बाइंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहता और जो पॉलीपेप्टाइड चेन प्यूरोमाइसिन में ट्रांसफ़र हुआ था वो उसको पकड़ के नहीं रख सकता। तो पेप्टाइडिल चेन के साथ साथ जो प्यूरोमाइसिन है वो राइबोसोम का ए साइट से फिसल के निकल जाता है और इस तरीके से जो प्रोटीन सिंथेसिस था वो प्रीमैच्योरली टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, इट रिजेंबल्स द एमिनो एसाइल टीआरएनए एट द ए साइट ऑफ द राइबोसोम, ये ऑप्शन ये और जो प्यूरोमाइसिन है इट इनहिबिट्स बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्यूरोमाइसिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो है डी एंड एफ, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन।